जय हिंद साथियों। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड लेसन का ये सेकंड पार्ट है। एक महत्वपूर्ण लेसन है जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित अधिकांश जानकारियों को समावेशित करने का प्रयास किया गया है। इस पार्ट 2 से पहले जो वीडियो बना है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पहले आप उसको देख लें। तत्पश्चात हम इस वीडियो में 8वीं योजना से अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई थी और 1997 तक रही थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वैश्विक स्तर पर काफ़ी बदलाव हो चुके थे। अमेरिका की शीत युद्ध में विजय हो गई थी, पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया था और भारत में इस समय स्वतंत्र बाजार, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था का दौर देखने को मिला। आर्थिक सुधारों का दौर इस योजना से प्रारंभ हो गया था। भारत में कई नई नीतियां बननी शुरू हो गई, जिनमें औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की नीतियां, विदेशी व्यापार में सुधार की नीतियां, विनिमय दर को प्रोत्साहित करने वाली दरें और राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों में भी कई बदलाव देखने को मिले। इस योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री थे श्रीमान मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। इनके कार्यकाल में इस योजना में भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और इस योजना के बाद भारत एक नए वैश्विक परिदृश्य में एक नए शिखर की ओर अग्रसर हो गया। आइए देखते हैं सबसे पहले इस योजना में भारत ने इस पंचवर्षीय योजना में कौन से उद्देश्य रखे और कौन से लक्ष्य थे। इस योजना के 8वीं पंचवर्षीय योजना के 6 मुख्य उद्देश्य थे। उनको मैं याद करने की दृष्टि से एक ट्रिक्स के रूप में इस तरह से याद रखता हूँ। रोज प्रासु खाबू। रोज में जो रो शब्द है उससे तात्पर्य है कि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। जय यानी जनसंख्या वृद्धि को एक प्रभावी तरीके से नियंत्रित करना, एक जन समुदाय के सहयोग से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना। तीसरा इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाना और 6 से 14 वर्ष, प्राथमिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको पूरी तरह साक्षर करने के साथ ही साथ इस योजना में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु तक के समस्त भारतीयों को पूरी तरह साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया था। चौथा इसका उद्देश्य है सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करना। प्रत्येक ग्रामीण या प्रत्येक भारतवासी को सुरक्षित पेयजल सुलभ हो। 5वां इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। 6ठा उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत कर भारत की अर्थव्यवस्था को स्वयं स्फूर्त विकास के रूप में जारी रखने वाली अर्थव्यवस्था स्थापित करना, मजबूत और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाना। इस तरह से वित्त मंत्री और श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस योजना के 6 उद्देश्य स्पष्ट रूप से रखे थे। इस योजना में जो लक्ष्य रखे गए उनमें प्रमुख रूप से विकास दर 5.6% वार्षिक रखा गया। कृषि क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया 3.7%। खनन क्षेत्र का लक्ष्य 8%। औद्योगिक क्षेत्र में 8 से 10% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। निर्यातों में वृद्धि 13.6% और रोजगार के अवसरों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया 2.6%। जिस देश में निर्यात अधिक होते हैं और आयात कम होते हैं वो देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है। इसीलिए इस नीति में निर्यातों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भरसक प्रयास किए गए। जब उपलब्धि की बात की जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम पाएंगे कि 6.8% वार्षिक वृद्धि दर भारत ने हासिल की और इसका लक्ष्य मात्र जहां 5.6% था और प्राप्ति हुई 6.8%। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना बहुत ही सकारात्मक रही, बहुत ही पॉजिटिव रही। भारत ने इसमें आर्थिक बुलंदियों को छूने का प्रयास किया। आर्थिक बुलंदियां एक अग्रिम कदम रखा भारत ने। निर्यात वृद्धि दर इसमें अधिक रही। यही कारण रहा कि भारत का जो अर्थव्यवस्था थी वो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई। कृषि क्षेत्र और औद्योगिकरण में भी इस योजना में तेजी देखने को मिली और मुद्रास्फीति में स्वतः नियंत्रण हो ही जाता है जब ऐसी स्थिति होती है। तो आर्थिक सत्ता का इस समय इस योजना में विकेंद्रीकरण किया गया और इस योजना में
निर्धनता उन्मूलन के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता भारत में स्थापित हो, ऐसे अनेक प्रयास किए गए। इस योजना की सफलता के बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 के बीच में रही और इस योजना को संशोधित किया गया। बाद में संशोधित प्रारूप को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनवरी 1999 में मंजूरी दी गई थी। इसमें कई नए क्षेत्रों की पहचान की गई। परंपरागत विषयों से हटकर नवीन प्रवृत्ति के क्षेत्रों की इस योजना में पहचान की गई। उनमें मुख्य रूप से हम यदि देखें तो वित्तीय हालात में सुधार करने का पहला प्रयास, नया क्षेत्र भारत में वित्तीय हालातों को सुधारा जाए। दूसरा इसमें किया गया दीर्घकालीन नीति से राजकोषीय घाटा कम किया जाए। अल्पकालीन नीति के स्थान पर दीर्घकालीन नीतियां बनाई गई जो 5 वर्ष से भी अधिक समय की होती हैं। इस योजना में भी निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। भारत की आधारभूत संरचना में परिमाणात्मक और गुणात्मक सुधार दोनों प्रकार का सुधार हो, ऐसे प्रयास किए गए, ऐसे लक्ष्य रखे गए। पर्यावरण असंतुलन को दूर करना भी एक नया क्षेत्र था, नवीन प्रवृत्ति थी जो इस योजना में शामिल की गई। पंचायत राज प्रणाली की सशक्ति की तरफ भी ध्यान दिया गया, जिसको जन भागीदारी से पंचायत राज को सशक्त किए जाने के प्रयास किए गए। विदेशी विनियोग को इसमें प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उक्त उदाहरणों के साथ ही अन्य कई नए क्षेत्रों की पहचान की गई। उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे इस योजना के, उसको आइए हम पढ़ते हैं। इस योजना में जो प्राथमिकता तय की गई वो थी कृषि और ग्रामीण विकास। साथ ही साथ कृषि ग्रामीण विकास के साथ अन्य जो लक्ष्य रखे गए वो मूल्यों में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को तेज करना रहा। कमजोर वर्ग जो हम महिलाएं, SC ST या जो जीवन BPL लोग थे, बिलो पॉवर्टी लाइन्स, गरीबी रेखा से नीचे के लोग, उनको भोजन और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का इस योजना में प्रयास किया गया। जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने का भी भरसक प्रयास किया गया। ये इसी योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। और जनसंख्या वृद्धि का जो ये उद्देश्य था, इसमें जनता की भागीदारी के, जनता की सहमति से, जनता को विश्वास में लेकर इस कार्य को व्यावहारिक रूप में लागू करना था, ना कि किसी प्रकार के दबाव में, जैसे कि पूर्व के समय में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हो गया था। जनता उससे क्रुद्ध हो गई थी और वो जो जनसंख्या वृद्धि का प्रयास सरकार ने किया था वो असफल हो गया था। पंचायत राज प्रणाली को सशक्त करने का प्रयास इस योजना में किया गया। भारत गांवों में बसता है और गांव का जो शासन होता है वो पंचायत राज के विकास से ही गांव सुदृढ़ीकरण की स्थिति में आ सकते हैं और गांव सुदृढ़ होंगे तो भारत सुदृढ़ होगा। ऐसी मनोदशा के साथ पंचायत राज को सशक्त करने का इसमें एक निर्णय लिया गया। महिलाओं और उपेक्षित वर्ग के सशक्तिकरण का भी इसमें जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता के प्रयासों का सुदृढ़ीकरण किया गया। कोई भी व्यक्ति पराश्रित नहीं रहे, वो आत्मनिर्भर हो जाए, उसके व्यवसाय इस तरह के हों कि वो खुद ही उन व्यवसायों से एक 12 रोजगार प्राप्त कर सके। सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय इस योजना में 8,59,200 करोड़ रुपए का था और संशोधित योजना प्रारूप SAP के लिए प्रावधान किया गया 21,946 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री की विशेष कार्य योजना को ही SAP कहा गया। इसमें जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया उनमें खाद्य और कृषि, सूचना तकनीकी और स्वच्छ पेयजल प्राप्ति पर SAP या कहें कि प्रधानमंत्री की विशेष कार्य योजना में इन बिंदुओं पर विशेष फोकस किया। इस परियोजना में जो लक्ष्य रखे गए वो इस तरह से हैं। विकास दर वार्षिक 6.5% और प्राप्ति हुई 5.6% की, यानी कि ये जैसे पिछली योजना में पॉजिटिव था और इसमें नेगेटिव रहा। लक्ष्य की तुलना में लक्ष्य 6.5% की तुलना में प्राप्तियां वही 5.6% नकारात्मक वृद्धि। विनियोगों का लक्ष्य 28.2% रखा गया था, इसमें भी आशातीत वृद्धि नहीं हुई। बचतों का लक्ष्य रखा गया 26.1%, बेरोजगारी की दर 1.8%
तय की गई। निर्यातों का लक्ष्य इसमें 11.8% रखा गया और आयातों का लक्ष्य 10.8% रखा गया। राजकोषीय घाटा इसमें 5.0% रहा। इस योजना की प्राथमिकताएं: न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये इस योजना की मुख्य प्राथमिकता थी। न्यायपूर्ण वितरण, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, सभी को उसका वितरण सुलभ हो सके, सभी को समानता के साथ विकास किया जाए, विकास की राह पर सभी को अग्रसर किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य था, इस योजना का मुख्य प्राथमिकता थी। और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता दी गई, उनमें सर्वोच्च प्राथमिकता रखी गई ऊर्जा क्षेत्र को 25.9%, सामाजिक सेवाओं को प्राथमिकता दी गई 21.3% और तीसरे स्थान पर कृषि और कृषि से संबंधित कार्यक्रम, सहायक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई 20.5%। इस योजना की उपलब्धियां: इस योजना में दीर्घकालीन नियोजन लक्ष्य बनाया गया जो अगले 15 वर्षों के लिए था। उद्योग इस दौर में मंदी की चपेट में आने की वजह से वैश्विक आर्थिक मंदी इसी दौरान देखने को मिली, जिसकी चपेट में उद्योग भी आ गए। कृषि में भी उतार चढ़ाव होता रहा। विदेशी विनिमय कोष ये संतोषजनक रहा। खाद्यान्न स्टॉक 6 करोड़ टन से अधिक हो गया था। निर्धनता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या इस योजना काल में 26% थी। आर्थिक प्रगति का प्रभाव मिश्रित देखने को मिला। 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 में शुरू होकर 2007 तक रही। यह पंचवर्षीय योजना साधन योजना न होकर एक सुधार योजना के रूप में साबित हुई। इस पंचवर्षीय योजना को साधन योजना न बनाकर सुधार योजना के रूप में विकसित किया गया। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की राशि पर जोर देने के बजाय उन क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों पर बल दिया गया जिससे वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस योजना का दृष्टिकोण पत्र पेश किया गया 1 मई 2001 को योजना आयोग के द्वारा। इस योजना का जो उद्देश्य है उसमें वार्षिक वृद्धि दर विकास की 8% रखी गई। प्रति व्यक्ति आय अगले 10 वर्ष में दुगना करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। कृषिगत क्षेत्र में सुधार करने का इसमें प्रयास किया गया। ऊंची गुणवत्ता वाले रोजगार अवसर आम जन को उपलब्ध करवाए जाए, ऐसी इसमें योजनाएं बनाई गई। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को अधिक बढ़ावा मिले। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के बजाय इसमें तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक और पंचम क्षेत्रों की तरफ लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया, उधर प्रेरित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में कार्यरत जनसंख्या एक साधारण अर्थव्यवस्था वाले देशों में ही पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मानी जाती है। साधारण देशों में जो देश हैं उनमें ये दोनों प्रकार के व्यवसाय अधिक होते हैं। जिस देश में तृतीयक और चतुर्थ और पंचम व्यवसाय होते हैं वो देश विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाते हैं। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का तृतीयक व्यवसाय है, उसी का एक क्षेत्र है। पेयजल, सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का इस योजना में प्रयास किया गया, लक्ष्य रखा गया। सामाजिक न्याय व समानता स्थापित करने का भी इसमें टारगेट रखा गया। वन क्षेत्रों का एक समुचित तरीके से विकास किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं को वैश्विक स्तर से देखा जाए तो काफ़ी अधिक ध्यान दिया जाने लगा इस क्षेत्र की ओर। पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए वनों का विकास होना जरूरी है और वन क्षेत्रों का विकास इस योजना का एक मुख्य लक्ष्य रहा है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के प्रयास इस योजना में लक्ष्य रखे गए। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास भी किया गया। इस योजना में 5 करोड़ लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने का टारगेट तय किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या, गरीबी की जो प्रतिशत है, गरीबी का प्रतिशत है उसको 19.34% सन 2007 ईस्वी तक करने का इसमें लक्ष्य तय किया गया। इस योजना में कृषि को 4%, उद्योगों को 8.9%
और सेवा क्षेत्र को सर्वाधिक 9.4% विकास इसके लिए लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य तय किया गया। इस योजना में जो प्राथमिकता तय की गई उसमें सर्वाधिक प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा गया ऊर्जा क्षेत्र को 26.5%। दूसरे स्थान पर इसमें सामाजिक सेवाओं को रखा गया 22.8%। कृषि और संबंध आर्थिक क्रियाकलापों को तीसरे स्थान पर रखा गया 20.1%। देखने में ये योजना भी हमें नवी योजना के समान ही लगती है, उसकी जैसे इसमें लगभग उससे मिलते जुलते ही लक्ष्य रखे गए। एक नई बात इस योजना में देखने को मिलती है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस योजना काल में 4 उप समितियां गठित की। पहली उप समिति ई गवर्नेंस सुधार से संबंधित थी। दूसरी उप समिति निवेशकों के लिए उचित माहौल स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। तीसरी उप समिति आंतरिक व्यापार की बाधाओं को निवारण करने के लिए बनाई गई थी। चौथी उप समिति वित्त और प्रशासकीय दृष्टि से पंचायतों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए बनाई गई थी। आर्थिक सहायता के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना काल में परिसंपत्ति निर्माण पर बल दिया गया। मनरेगा योजना इसी की परिणति है, जिसमें हम देखते हैं कि गांवों में इस योजना के बदौलत स्थायी रूप की परिसंपत्तियां, कच्ची पक्की सड़कें, तालाब निर्माण और इस तरह की अन्य जो सहायक बातें हमें देखने को मिलती हैं, सहायक ये परिसंपत्तियां निर्माण के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इस योजना काल में सार्वजनिक परिवहन अनुमानित किया गया था 15,92,300 करोड़ रुपए का, लेकिन साधनों का आवंटन 15,25,630 करोड़ रुपए ही किया गया। मानवीय कल्याण से जुड़े कार्यों पर इस योजना में विशेष फोकस किया गया। जीवन स्तर में व्यापक सुधार करने के प्रयास किए गए। इस योजना के द्वारा जन भागीदारी, जन सहयोग और सरकारी प्रयासों तीनों को मिलाकर देश का विकास करने की राह देखी गई। इस योजना की उपलब्धियों की हम चर्चा करें तो पाएंगे कि खाद्यान्न, उपभोक्ता वस्तु आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, इनमें हमें एक विशेष उपलब्धि देखने को मिली। इनमें सकारात्मक प्राप्ति हमें देखने को मिलती है। विकास दर 7.6% रहा और कृषि क्षेत्र में 4% का टारगेट तय किया गया था, लेकिन हमें प्राप्ति जो होती है इस योजना में जो प्राप्ति हुई 10वीं पंचवर्षीय योजना में वो 2.4% की रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से 2012 तक इस योजना का समय रहा। इसमें इसका जो लक्ष्य था वो है तीव्र और समावेशी विकास करना। इसमें विकास दर 9% तय की गई। बाद में इस विकास दर को घटाकर 8.1% किया गया। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर इसमें 8.1% रखी गई, ये लक्ष्य रखा गया। साथ ही जो अन्य टारगेट थे वो थे जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर घटाकर 16.2% से नीचे लाना, प्रजनन क्षमता दर को 2 से 1 तक के बीच में रखना, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात सन 2011-12 तक 935 करना और 2016-17 तक 950 करना इस योजना का टारगेट था। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में जो लिंगानुपात है उसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात और भी नकारात्मक स्थिति में है और भविष्य में वो बहुत ही विसंगतियां पैदा करेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए शिशु लिंगानुपात को बढ़ाने पर इसमें जोर दिया गया। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सभी गांवों में 2012 तक उपलब्ध हो, ऐसे इसमें प्रयास करने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक गांव में नवंबर 2007 तक टेलीफोन की पहुंच हो जाए और 2012 तक ब्रॉडबैंड की सुविधा की पहुंच करना, ये भी एक टारगेट था। इस योजना का हम मूल्यांकन करें, इसकी उपलब्धियां और कमियां देखें तो पाएंगे कि विकास दर 7.9% रही, जो अब तक की सभी योजनाओं में 11 पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक विकास दर रही थी 11वीं योजना की 7.9%। कृषि क्षेत्र की विकास दर इसमें 3.3% देखने को मिलती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या, गरीबों की संख्या प्रतिवर्ष 1.5 पॉइंट कम हुआ। विद्युत क्षमता इस योजना में जहां लक्ष्य 78,700 मेगावाट
विद्युत का रखा गया था, उसकी तुलना में 54,964 मेगावाट की प्राप्ति हमें देखने को मिलती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई और 31 मार्च 2017 तक ये योजना रही। इसके मूल ड्राफ्ट में विकास दर 9% रखा गया, लेकिन सन 2008 में वैश्विक स्तर की जो महामंदी आई थी, आर्थिक महामंदी आई थी, उसके कारण इस योजना में बाद में इसको चेंज किया गया और विकास दर का लक्ष्य रखा गया 8.2%। 27 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में उसको फिर से घटाकर 8.1% किया गया। इस योजना का लक्ष्य गरीबी के अनुपात को 10% से भी कम करना, विनियोग को जीडीपी के 9% तक लाने का प्रयास किया गया। प्रत्यक्ष कैश ट्रांसफर उसको डायरेक्ट पब्लिक के खातों से लिंक करके, बैंकिंग व्यवस्था को आधार कार्ड से लिंक करके प्रत्यक्ष कैश ट्रांसफर की स्कीम लागू की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसी का एक उदाहरण है। अब इससे होता क्या है कि पहले जहां वांछित वर्ग को जो सहायता दी जाती थी वो आर्थिक रूप में दी जाती थी, उसमें कहीं न कहीं गबन और भ्रष्टाचार की बू आती थी। उससे बचाने के लिए व्यक्ति को लाभ सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। प्रत्येक जो जरूरतमंद था उसका बैंक में खाता खुलवाया गया, जिसको 1 लाख रुपए तक बीमा सुविधा दी गई प्रधानमंत्री जनधन योजना में, और साथ ही उसको एटीएम कार्ड भी उपलब्ध करवाया गया। इस योजना में तीव्र, संधारणीय और ज्यादा समावेशी वृद्धि, इस वाक्य को दोबारा सुने, तीव्रता से विकास हो, संधारणीय विकास हो और ज्यादा समावेशी वृद्धि हो, इसको लक्ष्य रखकर, इसका ध्यान रखकर इस योजना में कार्य किया गया। 13वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से 2022 तक है और इस योजना में आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है, जैसे संसाधन पुस्तकें, क्लासरूमों की दुरुस्तीकरण, क्योंकि जहाँ शिक्षा है वहाँ सब कुछ है। इसी अवधारणा के साथ भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेमेडियल क्लासेज, कमजोर तबके के लोगों के लिए, SC ST पिछड़े वर्ग के कमजोर बच्चों के लिए अलग से क्लास लगाया जाना, इस तरह की योजनाएं इस 13वीं पंचवर्षीय योजना में बनाई गई हैं, जो वर्तमान समय में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में ये पंचवर्षीय योजनाएं अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है भारत के विकास में, और एक